ठीक है, तो सबसे पहले हम कहाँ से शुरू करेंगे? सबसे पहले आता है, हम लाइट एज फोटोन समझते हैं, लाइट एज फोटोन। तो उसमें तो सिंपल है, बेसिक चीज़ें पता है सारी हमें, कि फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट अगर हमारी f है ना, तो एनर्जी ऑफ फोटोन कितनी हो जाएगी? इट विल बी hf हो जाएगी। ठीक है, मोमेंटम ऑफ फोटोन कितना होगा? ये हम डायमेंशन एनालिसिस से बस निकाल सकते हैं, उसके ऊपर कुछ कर नहीं सकते, बट वो हमें कितना मिल जाएगा? h बाय लैम्डा दैट इज इक्वल टू hf बाय c। ठीक है, दिस इज द मोमेंटम ऑफ अ फोटोन। सर पर हाँ, डायमेंशनल एनालिसिस इसमें मतलब इनसफिशिएंट पड़ेगा ना, क्योंकि कोई कांस्टेंट भी तो आ सकता है आगे पीछे। हाँ कांस्टेंट आ सकते हैं, बट वो बस वही याद रखना है, कांस्टेंट है नहीं, बट इन्होंने ये फॉर्मूला एक्चुअली डिराइव किया हुआ है प्रॉपर्ली, कुछ थॉट्स लगा के, कुछ कैलकुलेशंस करके, बट वो सब हमें भी नहीं जाना है उसमें, क्योंकि वो तो सीधे कॉलेज लेवल फिजिक्स होगी काफ़ी आगे की। ठीक है, फिलहाल हमें ये बेसिक डेटा याद रखना है कि इतना सा है इंफॉर्मेशन। फिर इस पे क्वेश्चन सीधे क्या बनते हैं, डायरेक्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं कि यहाँ पे जैसे एक प्लेट है, अथवा तुम्हारा कॉन्सेप्ट मत बोलना कि वो ब्लैक प्लेट में फिर एनर्जी कहाँ से आ गई एक्स्ट्रा। ठीक है, ये परफेक्टली ब्लैक है ना, तो यहाँ पे फोटोन्स आ रहे हैं। ठीक, फ्रीक्वेंसी उनकी कितनी है? f है, या फिर वेवलेंथ लैम्डा ले लो। ठीक है, फोटोन्स आके इस वॉल से प्लेट से कोलाइड कर रहे हैं, परफेक्टली ब्लैक प्लेट विथ एरिया ए। ठीक है, तो फाइंड द नंबर ऑफ फोटोन्स colliding per second if plate is experiencing force F. Force is basically a change in momentum, right? So we Right. twice of whatever the initial momentum is. They are getting completely absorbed. Oh, they're getting absorbed. Okay, then Perfectly just the black, right? then yeah. So change in momentum is how much? Delta P will be h by lambda for one photon into number of photons. Okay. So the force will be delta P by time. So you could say that h by lambda into n. Small n is what? Small n is n by 1 second. Okay. So we can get n equal to f lambda by h. That's it. Right. And if it was a perfectly reflecting surface, then the force will number of photons will be half of this, because the momentum change will be twice. Okay. फिर इसी पे दूसरा टाइप का ये बन जाता है कि यहाँ पे एक स्फीयर रखा हुआ है। ठीक है, फोटोन्स ऐसे आ रहे हैं, वेवलेंथ लैम्डा है। ठीक है, स्फीयर हैज रेडियस r and is perfectly reflecting. Find the force. Number of photons जो आ रहे हैं, number of photons. So here effective area which it will act on is 2 pi r. No, sorry, pi r square, right? The area. So we'll have to just do pi r square into like whatever the energy density is.
But what you said, that will be applicable if the photons turn by 180 degrees. Are all of the photons doing the same thing? Sir, can't we do by using radiation pressure into area? रेडिएशन प्रेशर भी अगेन डिपेंड करता है कि सरफेस कौन सा है, रिफ्लेक्टिंग है या नहीं है। सर आपने और reflect कर रहा है परफेक्ट दे दिया है ना। ठीक है, अग्रीड। बट रेडिएशन प्रेशर तुमने लगा तो लिया, लेकिन उससे भी आंसर पूरा करेक्ट नहीं आएगा, क्योंकि इसमें एक कॉन्सेप्ट लगने वाला है, जो मैं वही बोल रहा हूँ कि सारे के सारे 180 डिग्री पे रिफ्लेक्ट नहीं होंगे। मोमेंटम चेंज सबका रेडिएशन प्रेशर तो मतलब किधर भी रिफ्लेक्ट करे वहां का प्रेशर कैलकुलेट करता है ना। इंसिडेंट का जो रिफ्लेक्ट हो रहा है वो कितना क्रिएट करेगा प्रेशर, वो भी तो है क्वेश्चन। सर वो मतलब 2I/c वो वाला फॉर्मूला, P रेडिएशन इज इक्वल टू 2I/c। हाँ, वो इंसिडेंट के लिए सिर्फ है। अच्छा, रिफ्लेक्ट कैसे हो रहा है उस पर डिपेंड करेगा कि रिफ्लेक्शन वाला कितना प्रेशर क्रिएट कर रहा है। ओके। अथर क्या होगा इसमें? सर कोई कॉस स्क्वायर थीटा वाली टर्म आ रही है, पर फिर नंबर ऑफ फोटॉन से मतलब रिलेट नहीं कर पा रहा। कोई एरिया वगैरह भी चाहिए रहेगा ना। हेलो हेलो। यस सर। हाँ सर। हाँ, पावर कट हो गया तो वाईफाई बंद हो गया। ठीक है। हाँ, तो मैं क्या बोल रहा था कि यहाँ से हम थीटा एंगल पे डी थीटा एलिमेंट लेंगे। ठीक है, थीटा एंगल पे डी थीटा एलिमेंट लिया तो इसकी एक रिंग बनेगी, है ना? इसकी एक रिंग बनेगी। ओके, इस रिंग पे जो तुम्हारा फोटोन आ रहा है, इस रिंग पे जो फोटोन आ रहा है वो रिफ्लेक्ट होके कैसे जाएगा? ऐसे जाएगा, राइट? तो ये फोटोन का मोमेंटम चेंज कितना होगा अलोंग एक्स एक्सिस? ये थीटा, ये भी थीटा। तो मोमेंटम चेंज फोटोन का कितना होगा? डेल्टा पी विल बी h बाय लैम्डा, इनिशियल है और फाइनल कितना है?
सॉरी फाइनल माइनस इनिशियल करना है। तो फाइनल मोमेंटम कितना होगा उसका, ये एंगल कितना होगा, पाई माइनस 2 थीटा होगा। तो फाइनल तुम्हारा h बाय लैम्डा कॉस पाई माइनस 2 यानी कि उसको लिख सकते हैं माइनस कॉस 2 थीटा लिख सकते हैं, माइनस कॉस 2 थीटा फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम कितना होगा h बाय लैम्डा, करेक्ट। ये चेंज इन मोमेंटम है। और हाँ, नंबर ऑफ फोटोन्स मैंने पर सेकंड लिखा है, n आ रहे हैं स्फीयर पे, इसको हम कर देते हैं नंबर ऑफ फोटोन्स पर सेकंड पर यूनिट एरिया कर देते हैं, थोड़ा और क्लियर हो जाएगा, पर यूनिट एरिया, ठीक है, ये n है। तो अब ये इतना मोमेंटम चेंज कितने फोटोन्स कर रहे हैं, तो ये जो सर्कुलर रिंग बनी इसकी हॉरिजॉन्टल एरिया कितनी बनेगी वो हमें निकालनी पड़ेगी, यानी कि नंबर ऑफ फोटोन्स जो होगा dn, dn जो आएगा तुम्हारा वो 2 पाई r sin थीटा इंटू आर डी थीटा, उसकी एरिया हो जाएगी, है ना। और उसका हमें चाहिए कौन सा कंपोनेंट, जैसे तुम्हारा ये आर डी थीटा ये हुआ, ये क्या हुआ तुम्हारा आर डी थीटा, तो हमें क्या चाहिए, ये हाइट चाहिए, तो ये हाइट कितनी होगी, इंटू कॉस थीटा होगी ना। देखो ये वाला लगाओ, ये एंगल थीटा होगा, ये थीटा होगा, ये थीटा होगा, ये थीटा होगा, तो ये जो आर डी थीटा है इसके अलोंग है, ओ साइन थीटा हो जाएगा तो फिर नहीं सॉरी, इसका आर डी थीटा नीचे है, करेक्ट, हाँ ये एंगल होगा, राइट, तो कॉस थीटा ही आएगा, ओके। समझे क्या हुआ, तुम्हारी रिंग जो है ना ये आर डी थीटा उसका कर्व सरफेस है, लेकिन फोटोन तो ऐसे आ रहे हैं ना, तो इस एरिया पे कितने फोटोन्स ने स्ट्राइक किया, उसके लिए इस एरिया का जो प्रोजेक्शन है हमें वर्टिकल वॉल पे देखना है कितना होगा, वर्टिकल वॉल पे, तो वो हमें कितना मिलेगा, तो जो रिंग बनेगी यहाँ पे उसका रेडियस तो यही होगा आर साइन थीटा, लेकिन जो आर डी थीटा है उसका वर्टिकल कंपोनेंट देखना है हमें, वो कितना होगा आर डी थीटा इंटू कॉस थीटा। आया समझ में या नहीं आया, ऐसे सोचो। So 1 second, the cos theta is just to get the x component over. वेट, ये तुम्हारी रिंग ऐसे बन रही है, राइट, है ना, हमें इसका प्रोजेक्शन यहाँ पे चाहिए वॉल पे, तो हमारी जो रिंग बनेगी उसकी थिकनेस मतलब वो कंपोनेंट की थिकनेस ये होगी, ये संकेत व्हाट यू आर सेइंग, No, leave it. I'm not sure. ये एक फ्रस्टम टाइप का शेप बनेगा, राइट, hollow frustum. So I didn't get this song. Can you start again from the beginning? See, we are taking a ring element. Yeah, The I got radius that. of the ring I got element, the change ring in element is momentum also. I got the change in momentum. After that, I didn't get the dn part. this part, no? Yeah, coming to that. We are still to multiply with n also. Okay. We are still to multiply with n also. But I'm just telling you the area right now. Photons are coming horizontally, right? Correct? So how many photons will strike on this ring? We have to find out that. Achha, tell me just one thing. How many photons are striking the sphere in total per second? Pi r square. Pi r square into this small n. Huh. Right.
So it is pi r square, the projected area of the sphere. Similarly, we want the projected area of this ring on the vertical plane. So the ring has actual area how much? 2 pi r sine theta is the radius, that is circumference, into r d theta, that is its actual thickness. But we want the And then component cos of this theta thickness component. on the wall. Acha, Yeah, okay, that's why we yeah. multiplied by cos theta. Cheryl Athar, समझा सर? हाँ सर समझा। ठीक है। तो इनटू हमने n भी मल्टीप्लाई कर दिया, ये n को सही इससे कर देते हैं। तो इनटू n कर दिया, हमें नंबर ऑफ फोटोन्स पर सेकंड हमें मिल गए, कितने आ रहे हैं, ठीक है। तो df फोर्स कितनी हो जाएगी? df फोर्स हो जाएगी dp इंटू dn, सॉरी डेल्टा p इंटू dn, dp का बोल रहा हूँ, है ना। तो ये क्या, नंबर ऑफ फोटोन्स पर सेकंड इतने आ रहे हैं, मल्टीप्लाई बाय चेंज इन मोमेंटम किया तो हमें मिल गया, ये कितना आ जाएगा, माइनस h बाय लैम्डा वन प्लस कॉस 2 थीटा इंटू 2 पाई r square n sin theta cos theta d theta. Okay, this is the force df, and we ignore the minus sign because वो minus sign बस momentum change का direction देगा, ठीक। तो the total force will be what? Integration of df from 0 to pi by 2. हम थीटा 0 से pi by 2 तक जाएंगे तो सारी रिंग कवर हो जाएंगी इसमें। 0 to pi. Pi by 2. No, wait, no. Sorry, pi by 2. Only on this side the photons are falling, right? So that's it. अब लगाओ, क्या आएगा बताओ? ना सीधा क्वेश्चन नहीं है ये। फाइनल आंसर NH by lambda pi r square आ रहा है। NH by lambda sin 2 थीटा का इंटीग्रेशन होगा माइनस cos 2 थीटा by 2, है ना। ये हमें क्या देगा, NH pi r square by lambda sin 2 थीटा का इंटीग्रेशन माइनस cos 2 थीटा, और cos 2 थीटा का इंटीग्रेशन आया प्लस sin 2 थीटा होल बाय 2, लिमिट 0 से pi by 2। तो pi by 2 रखने पे sin pi 0 हो गया, sin तो मतलब काम का ही नहीं है यहाँ पे। तो आ गया NH pi r square by lambda, this is a force of सर इंटेंसिटी इन टर्म्स ऑफ h एंड लैम्डा का कुछ है क्या एक्सप्रेशन? इंटेंसिटी इन टर्म्स ऑफ h लैम्डा या h और न्यू? हाँ वो, लेकिन उसका यहाँ पे यूज नहीं है ना इंटेंसिटी का। इंटेंसिटी तुम बना सकते हो, कैसे बना सकते हो, नंबर ऑफ फोटोन्स पर यूनिट एरिया पर सेकंड है इनटू एनर्जी ऑफ वन फोटोन कर दो, hc by lambda हो गया इंटेंसिटी। अच्छा हाँ हाँ, NHc by lambda तुम्हारी इंटेंसिटी हो जाएगी, ठीक है। हाँ। तो देखो, ऑल्दो परफेक्टली रिफ्लेक्टिंग सरफेस है हमारा, बट दिस इज द फोर्स दैट वुड एक्ट ऑन अ ब्लैक डिस्क ऑफ सेम रेडियस, है ना। सर राइट, If it's black, won't it just get absorbed completely? So we can just directly take pi r square into this thing. Yeah, so h by lambda is the momentum change of one photon because it's getting absorbed into pi r square into 1. Correct. सर वो रेडिएशन प्रेशर के फॉर्मूला से सेम आंसर आ रहा है। हाँ वही तो बता रहा हूँ, वो क्यों हुआ ऐसा। अच्छा, क्योंकि
ऑल्दो ये परफेक्टली रिफ्लेक्टिंग है, देखो रेडिएशन प्रेशर में परफेक्टली रिफ्लेक्टिंग में ये सेम आंसर नहीं आएगा, अच्छा हाँ क्योंकि बराबर रेडिएशन प्रेशर इसका फोटोन ट्वाइस रिफ्लेक्ट होने के बाद आएगा। इसका ट्वाइस आ जाएगा, वो ना डिस्क आएगा। या ये तुम हाँ बोल सकते हो फोर्स ना परफेक्टली एब्जॉर्बिंग स्फीयर, ये फोर्स बनेगा, ओके हाँ 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 है ना। हाँ फोर्स हाँ ना हाँ परफेक्टली एब्जॉर्बिंग स्फीयर यही आएगा। हम्म। तो ऐसे बेसिकली सारी चीजें क्लियर हो ही गई हैं कि हमें फोटोन का डायरेक्शन चेंज किधर हो रहा है वो भी देखना जरूरी है मोमेंटम लगाने के लिए, राइट। तो अब मुझे ये बताओ, इसी का सिंपल वर्जन करते हैं, बहुत सिंपल सा, कि दिस इज अ मिरर ऑफ एरिया ए, ये एंगल थीटा है, फोटोन्स हॉरिजॉन्टली आ रहे हैं, ठीक है। वेवलेंथ ऑफ फोटोन्स इज लैम्डा, नंबर ऑफ फोटोन्स per unit area per second is how much? Smaller. Find the force. हेलो। Yes, sir. हाँ सर आ गया। हाँ, डिस्कनेक्ट हो गया। टू एन एच बाय लैम्डा, 2nh by lambda sin square into area of mirror perpendicular to mirror, इतना फोर्स लगेगा। एक सेकंड, फोर्स परपेंडिकुलर टू मिरर 2nh by lambda कितना? sin square theta हम्म into a। अंकित, So 1 minute. Just checking. चरण, सर NH बाय लैम्बडा इंटू साइन स्क्वायर थीटा इंटू ए आ रहा है। अच्छा देखते हैं। No, I think it should be 2 only. ओके ठीक है, चलो देखते हैं। तो photons are striking, okay, so the component of the momentum in this direction will be how much? Component of momentum in this direction will be P equal to h by lambda into this is theta, this is theta, this is theta, so sin theta, right? Sin H by theta. lambda Hmm. sin theta. So change in momentum along the normal is how much? 2p. Hmm. So delta p along normal is equals to 2p, that is 2h by lambda sin theta. So force will be Into area. number of photons colliding
along this direction, passing through this frame. Number of photons passing through this frame is how much? Delta P along normal into number of photons will be how much? N A sin theta. A sin theta. So we get 2h by lambda n A sin square theta. Okay. तो ये कॉन्सेप्ट लगाना है। तो देखो चैटल यहाँ पे समझ में आया ना, डायरेक्टली रेडिएशन प्रेशर से भी हम नहीं कर सकते एग्जैक्टली, राइट? हाँ सर। ठीक है, तो ये हो गया बेसिक्स, फोटोन से आ गया। और ऐसे ही एक सेम क्वेश्चन इन प्रीवियस क्वेश्चन, इफ द मिरर is replaced with a plate of absorptivity A and transmissivity 0. Okay, then what is the force? So is it h by lambda into small a into NA capital A, that is sin theta? It will again come in terms of sin square theta only, I guess, right? Or no, No, it won't. No, it's absorbing, right? Because no transmitted. Absorptivity is A. So it's not Acha, so absorbing. there'll be some reflection also. सर ऊपर वाला आंसर into 2 minus a divided by 2. 2 minus A whole by 2. हाँ, all of that divided by 2. अच्छा, मतलब बेसिकली 2 निकाल के 2 minus a डालना है। ठीक है। अच्छा, एब्जॉर्प्टिविटी और ये रिफ्लेक्टिविटी किस पे एप्लीकेबल है? एनर्जी पे या मोमेंटम पे? मोमेंटम। एब्जॉर्प्टिविटी इज एप्लीकेबल ऑन, जहां तक पढ़े, इट्स एप्लीकेबल ऑन एनर्जी। अच्छा, ओके। तो यहाँ पे hc by lambda में देखना पड़ेगा, बट आई थिंक फर्क नहीं पड़ेगा इतना कोई। और मे भी पढ़ सकता है, हाँ पढ़ सकता है थोड़ा सा शायद। यहाँ दो चीजें पड़ती हैं, इट इज एब्जॉर्बिंग फ्रैक्शन ए ऑफ द फोटोन्स, वो भी हो सकता है मीनिंग। हाँ वही ना, मैंने वो सोच के किया। और अगर एनर्जी से करें तो क्या होगा? चलो देखते हैं, दोनों ट्राई करके देखते हैं, फैक्टर आइडिया लग जाएगा। सर अगर हम फ्रैक्शंस में ले रहे हैं तो सेम ही रहेगा ना, क्योंकि एनर्जी एंड ये बोथ आर प्रोपोर्शनल टू 1 by lambda एंड h ओनली एंड n ओनली, क्योंकि सिर्फ एक डिफरेंशिएटिंग फैक्टर आता है, वो c का आता है ना। तो अगर हम फ्रैक्शंस ले रहे हैं तो वैसे भी कॉमन फैक्टर्स कैंसिल होने वाले हैं, तो c कैंसिल ही हो जाएगा ना। राइट, हो जाना चाहिए प्रोबेबली। बट अगर एनर्जी के टर्म्स में सोचें कि फॉर एवरी इंसिडेंट फोटोन अ रिफ्लेक्टेड फोटोन विद डिफरेंट एनर्जी इज एमिटेड, तो शायद तो फिर सीधे सीधे क्वांटम फिजिक्स चला गया, जो हमें आइडिया नहीं है कि वो, राइट, ये कॉन्सेप्ट थोड़ा फिर डिफिकल्ट है इसको। चलो लेट्स ट्राई। एक सेकंड, क्या हो रहा है? तो पहला हम assumption ये ट्राई करते हैं
assuming fraction A is absorbed, तो उससे हमें क्या मिलेगा कि जो 1 माइनस ए फ्रैक्शन है वो यही फोर्स लगा रहा है. ओके, तो फोर्स अप्लाइड बाय एब्जॉर्ब फ्रैक्शन कितना होगा? So also the force applied by the reflected and the force applied by the absorbed will not be in the same direction. Yeah, So we can't just add the forces directly and get that fraction. correct, you're right. You'll have to do it as vectors now, Right, right? right. I'd forgotten. The force applied by fraction will be simply n a sin theta into h by lambda momentum multiplied, right? And force Into small a, right? into small a applied by the deflected fraction will be what? The same formula into The 1 same minus thing into 1 minus a. a. So But then 2 directions we'll have to take, right? HNA 2 HNA sin square theta by lambda into 1 minus a. This is along I cap, and this is what? This is along the perpendicular to it. So Sin like, theta I cap plus cos theta j cap. Sin theta I cap minus cos theta j cap. JK. ओके, ये तो जरूरत से ज्यादा कॉम्प्लेक्स हो गया देखा जाए तो. चलो, दूसरा क्या है, तो इसमें ये दोनों को हमें ऐड करना है बेसिकली. Assuming fraction, assuming photon is reflected with fractional energy, वो किस डायरेक्शन में रिफ्लेक्ट होगा वो भी क्वेश्चन बनता है. Assuming photon reflected with, assuming each photon reflected with fractional energy, तो इसमें तो नो आइडिया भाई, छोड़ देते हैं. टू मच कॉम्प्लेक्स हो गया. क्योंकि अगर फोटोन रिफ्लेक्ट हो रहा है और उसकी एनर्जी टेकन अवे हो रही है तो फिर उसकी फ्रीक्वेंसी चेंज होने चाहिए, राइट? राइट, फ्रीक्वेंसी चेंज होगी, वेवलेंथ चेंज होगी, मोमेंटम चेंज हो गया. एंड द बिगेस्ट क्वेश्चन इज कि वो वापस जाएगा किस डायरेक्शन में? yes, sir, that is also that. We don't know that. That is completely not quantum physics. चलो, तो बेसिकली एक क्वेश्चन वॉइड हो गया एक तरह से. ठीक है, ओके, तो इसको खत्म करते हैं. क्लियर. अभी आ जाते हैं हम डी ब्रॉगली पे. तो डी ब्रॉगली ने क्या बोला भाई, जब लाइट जो कि वेव थी वो पार्टिकल की तरह बिहेव कर रही है, तो जो पार्टिकल है दे शुड आल्सो सिंपल, है ना. तो देन ही सेड दैट पार्टिकल्स का फिर वेवलेंथ, डी ब्रॉगली वेवलेंथ कितना आ जाएगा? h by momentum, h by mv. okay, so we simply write down de Broglie wavelength. So lambda of particle will be what? h by its momentum. Okay, that's it. और एक्चुअली ट्रू भी है, क्योंकि जैसे यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट करते हैं तो इट्स एप्लीकेबल ऑन इलेक्ट्रॉन्स एज वेल. YDS इलेक्ट्रॉन्स फॉलो करते हैं. ठीक है. और ये एक और चीज है, जैसे तुम लोगों ने वेव ऑप्टिक्स में, सॉरी हाँ, रे ऑप्टिक्स, वेव ऑप्टिक्स में पढ़ा होगा ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स का, कि ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स का एक रेजोल्यूशन रहता है. करेक्ट. The like minimum separation between two particles, only then they can distinguish them properly, otherwise नहीं distinguish कर पाएंगे. तो resolving power Yes, sir, वगैरह जो what was होता the है, formula for that? What was the formula? There was a 1.22 a by lambda, something like that. right. And a is the diameter, right? Diameter. Okay. So the thing is कि it is depending on lambda, correct? Now when you are looking at like cells of these things, cells of whatever plants or animals through a simple microscope, compound microscope, you are viewing them under visible light. Okay.
But when you look at the subcellular structure, or you could say like you want to look at the nucleus of the cell, then you cannot see it using You can't visible light, because because the it will visible light transfer has the momentum, it will move it away. We can't determine no, position that at is different thing. that one. No, that is applicable. That is applicable for atomic scale. I am talking about the cellular scale, cellular cells of plants and all those things. Huh. So when you want to this thing, look at subcellular structures, subcellular I'm saying, like very cells have contained those things, na, mitochondria and all those things. So Yeah, if sir. you want to look at the components of a cell even smaller than those, like you want to look at inside the nucleus and those things. So for that you need better resolving power. Okay. Look at the structures, you need better resolving power, and then you need a shorter wavelength. And that means we go into the ultraviolet rays, X-rays and those things. Okay. Or we also go into then electron microscope. Because according to this de Broglie wavelength, the wavelength of electron. So how does the electron microscope work? I have no idea of that. Just I have this basic idea that since electron microscope, the electron beam will have much shorter wavelength as compared to visible light. So they can provide us a higher resolving power, and that's why they are used in the industry for further research. Okay. Simple thing, resolving power is inversely depending on lambda. And for particles, lambda will be much, much shorter than the visible light. In fact, ultraviolet light also it's much shorter than that. Okay. So anyways. सर मुझे एक डाउट थी लैम्डा ऑफ पार्टिकल शुड आल्सो बी रिलेटिविस्टिक राइट मतलब अगर समझो कोई ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है इट विल बी मूविंग विथ रिस्पेक्ट टू समथिंग राइट सो वी वेलोसिटी वो भी रिलेटिव ही रहेगी ना तो लैम्डा भी रिलेटिव रहना चाहिए था नाउ दे आर्ग्यूड कि बड़े मास वाले ऑब्जेक्ट्स वेव की तरह नॉर्मली बिहेव नहीं करते क्योंकि उनका मास ज्यादा रहता है सो इफ एन ऑब्जेक्ट इज एट कंप्लीट रेस्ट विथ रिस्पेक्ट टू अनदर ऑब्जेक्ट तो वो तो वेव की तरह बिहेव कर सकता था ना क्यों क्योंकि उसकी वेलोसिटी जीरो है तो फिर लैम्डा नियर इन्फिनिट बट वहाँ पे कॉन्ट्राडिक्शन यार ना ऑसिलेशंस खत्म हो गए तो सर एकदम छोटा वेलोसिटी रख सकते हैं मतलब हाँ नहीं लेकिन वहाँ पे फिर क्या है या तो फिर एक्चुअली उसमें फिर हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी भी एंटर करनी पड़ेगी ना क्योंकि वेलोसिटी में अनसर्टेनिटी कितनी है वो भी हमें नहीं पता पर स्टिल वो अनसर्टेनिटी काफी कम ही हो गया आई गेस सर क्योंकि मतलब वो आर्ग्यू करते थे कि वेलोसिटी से मास मल्टीप्लाई हो गया तो फिर वो बहुत बड़ा हो गया मतलब लैम्डा बहुत छोटा हो गया समझो पार्टिकल इज एट कंप्लीट रेस्ट एंड समथिंग एल्स रिएक्ट्स विद इट मतलब तो मतलब इलेक्ट्रॉन पार्टिकल्स बोल रहे हो है ना छोटे छोटे पार्टिकल्स इलेक्ट्रॉन्स नहीं समझो हम भी नियर रेस्ट पर रहते तो फिर हमें भी वेव की तरह बिहेव करना चाहिए था ना मतलब इन विथ रिस्पेक्ट टू सम अदर पार्टिकल एटलीस्ट राइट बस एस्पेक्ट टू ईच अदर भी बोल सकते हैं वैसे तो कि वेलोसिटी जीरो हो गई तो लैम्डा इनफिनिट हो गई एक सेकंड रुको इसको फिर मैं सोचने दो रुको डी ब्रॉगली वेवलेंथ को कैसे हम कंपेयर कर सकते हैं नहीं हमें वेवलेंथ छोटी चाहिए इनफैक्ट देखा जाए तो बड़ी नहीं चाहिए वो है बड़ी वेवलेंथ का सिग्निफिकेंस है कि पार्टिकल हमें वेव की तरह बिहेव करता हुआ नहीं दिखेगा आई थिंक वैसा है मीनिंग इसका सर वैसा रहता तो फिर बड़े ऑब्जेक्ट्स को ज्यादा वेव की तरह बिहेव करना चाहिए था ना क्योंकि देखो जैसे हम इलेक्ट्रॉन्स लेते हैं है ना अच्छा नहीं लेकिन इलेक्ट्रॉन्स का मास भी बहुत छोटा कर देते हैं वेलोसिटी बढ़ा देते हैं
तो उनकी वेवलेंथ उसमें जाती है रेंज में. So H का value is 6.6 into 10 raised to minus 34. So the wavelength will anyway be very small. We need both a very small velocity and a very small mass for it to be seen, I think. Correct. Right. Suppose we have velocity of 1 meter per second. Then mass will have to be like 10 raised to minus 24 kg for it to just come into nanometers. Acha, we increase the mass, yeah, velocity, wavelength is decreasing and becoming very short. Correct. That is also true. But he's saying that if the velocity is almost zero, that is velocity is 10 power minus 50, So how then will the you wavelength get that? becomes. 10 raised to minus 50, even like, I think even the electron goes faster than that. Yeah, correct. But any object which is slowing down under viscosity will reach that velocity theoretically. See, anyway, before coming to rest, before reaching the zero velocity, the object has to cross that velocity. But I think then we have this Heisenberg uncertainty principle Yes. coming into action over there. Maybe. So that's why we cannot see particles, large objects behaving as waves. Okay, so let's continue. So this is your de Broglie wavelength. Then we got simple questions based on them. So for example, a photon of wavelength lambda is striking a particle of mass m. Okay. So what is the wavelength of the particle after collision? If the photon is getting completely absorbed. Find wavelength of particle if photon is completely absorbed. Photon is completely reflected. सर absorb होगा तो lambda ही होगी नहीं. सर क्योंकि it is gaining h by lambda momentum तो mv is equal to h by lambda then lambda dash अगर पकड़े तो फिर h by lambda is equal to h मैंने by क्या lambda पूछा है? Find wavelength of particle. हाँ, yes, हाँ correct. Momentum कंजर्व होगा, correct, right. h by momentum. तो momentum वही लेके आएगा. पर रिफ्लेक्टेड में ट्वाइस द ओरिजिनल होगा. करेक्ट. ठीक है. तो पहले में क्या है तुम्हारा? मोमेंटम ऑफ पार्टिकल p will be h by lambda. So lambda of particle will be what? h by p, that is again lambda. सेकंड में मोमेंटम कितना होगा पार्टिकल का? 2h by lambda. So lambda of particle will be h by p. So that is lambda by 2. सॉरी हाँ ठीक है. सिंपल क्वेश्चन. अभी ये बोला है, इसी के बेसिस पे एक बनता है कि सपोज को एक पार्टिकल है, मास m का पार्टिकल है, द पार्टिकल एनाहिलेट्स. एनाहिलेट मतलब क्या हुआ कि all the mass is completely converted into energy according to E equal to mc square. Okay, into 2 photons. अच्छा, ये पार्टिकल एनाहिलेट होकर सिंगल फोटोन में जा सकता है कि ये बताओ पहले. Yes sir, why can't नहीं it
can, right? No, wait, momentum conservation. The light would have to be Yeah. at rest You have to if conserve. Yeah. One will go to Huh. the right, one will go to the left, or something like that. So To we will need conserve minimum 2 particles, okay, Hmm. into 2 photons. Yeah, sir. Then find the wavelength of the 2 photons. They don't need to have the same lambda, right? Maybe. No, because does the photon have to travel at the speed of light, or like can it be thoda Photon is light, na? so it'll have to go at the same speed. Acha, then they'll have the same lambda. Correct. They should have same lambda by default. If there are three, then there are infinite possibilities, I think. Yes. Then there are like you need to see the angles and everything. Yeah, so there'll be a lot of possibilities. Yes. So I think here we can do it through energy conservation, right? Uh, First find the energy of the 2 photons. Energy of the mass, like whatever the stored energy is, like half mc squared, right? I think. MC No, square. mc square. Sorry, not Hmm. half. Hmm. Sorry. Mc square is equal to 2h3 by lambda. Hmm. So then from there we'll get lambda, right? Right. 2h by mc. Hmm. So MC square is equals to 2 into hc by lambda. So lambda will be 2h by mc. Okay. So this is written deep probably. There's nothing much. They will just find variations of these questions and give you. Okay. So now we come to Bohr's model. So in Bohr's model, what is happening? Basics you already know, like Bohr model is applicable for hydrogen-like ions. Okay. And then there are some basic formula. You know how to derive those formula? Centripetal force is equal to Coulomb's. Yeah, those are simple, I think. Right. तो हम कौन सी इक्वेशन यूज करेंगे? एक तो mv स्क्वायर बाय r will be equal to k KQ bar. Q1, Q2 z by e R. square. Yeah, q1 q2 is z e square, right? Uh, And k uh, will be replaced by 4 pi epsilon naught r square. This is your first equation. Second equation is what? MVR, angular momentum should be nh by NH by 2 pi. 2 pi. And this actually gives one more factor. This second equation means one more thing. That 2 pi r is equal to h by mv. yeah. So the circumference should be An integral multiple of pi. wavelength. Sorry, of wavelength. Sorry. Integral multiple of wavelength. Correct. Okay. So based on these two equations, we solve the formula and we can find that energy. Energy will be how much of electron? Minus Minus 13.6 13.6 z square by n square. n square. This is the total energy, we could say. But let's just write energy. What is the U in the orbit, nth orbit? Potential energy. Half of the 2 total times energy. that. No, Sorry, times two, that. two times the total energy. Or kinetic energy? Mod of E. minus of that. Minus E. Very good. ठीक है? तो ये बेसिक्स लगता है करेक्ट. फिर मुझे ये बताओ, if PE of first orbit is taken 0, then what is the KE and E of second orbit?
This is for hydrogen or हाँ hydrogen, yes. Or you could solve for any ion, solve in general. Solve for so the I think it will be 10.2 if it's for this thing. 10.2 z square, that is. for that is the formula for kinetic or potential energy. What? Kinetic. No, I think it's for Kinetic potential. And total energy will be negative of that. I think kinetic energy will be as much as it would have been if we had taken normal situation. Right. Potential energy will be 10.2 minus 10.2. No, sorry, 10.2, and total will be addition of that. देखो काइनेटिक एनर्जी क्या है तुम्हारी, इट्स जस्ट mv square by 2 है ना. हाँ. It does not depend on where you are Potential. taking potential energy is zero. See, the fact about potential energy is we are always interested in difference of potential energy. We are never interested in the actual potential energy. So for simplification, we take the potential energy at infinity to be zero. Right. So in this case, what is happening? We have for the first orbit, what is the potential energy? For the first orbit, the potential energy is what? U of the first orbit is minus 13.6 z square. Sorry, minus double of that. Minus 13.6 into 2 is how much? 27.2 minus 27.2 z square. Okay. Now u1 dash is what? 0. All right. So this is equal to u1 plus 27.2 z square. All right. So basically we just have to add this much to the potential energy for every orbit. Right. This is the original and this is now. Okay. Similarly, when we talk about the total energy, so the total energy E original was what? Minus 27.2, sorry, minus 13.6 z square by 4 for the second orbit. Right? And now what do we have? Hello? Yes, sir. Hello? Yes, sir. Now we'll have to add, I think. So minus 13.6 z square by 4 plus 27.2 z square. Kinetic energy Ke Same. will remain same. How much? For the second orbit it is how much? 13.6 z square by 4. Always. Okay? तो ये था बोर मॉडल में एक बेसिक चीज ये पूछी जाती है कभी कभी, और जेईई एडवांस में इसी पे कंफ्यूज कर सकते हैं. बाकी मतलब सिंस यू हैव क्लियर्ड मेंस बेसिक्स, मतलब इज अज्यूम्ड दैट यू आर गुड विद दैट. ठीक है. फिर तुम्हारा आ जाता है एक ये रिलेशन पता ही होगा, है ना, कि तुम्हारा ये फर्स्ट ऑर्बिट है के शेल, एल शेल, एम शेल, एन शेल. So the distance between two corresponding shells is decreasing as you go up. Correct? Distance should be increasing, right? Because r is proportional to n square. Right. Energy level difference change. Energy difference. क्या? Energy difference होगा ना? Decreasing. एनर्जी लेवल इस तरह से होगा. और रेडियस की बात करें, रेडियस का फॉर्मूला क्या बनता है? R इक्वल टू
0.529 into n स्क्वायर बाय z ना, हाँ n स्क्वायर बाय z है, तो ये बनेगा तुम्हारा k l ये m, तो डिस्टेंस बढ़ते जा रहा है, तो एनर्जी लेवल का ये ऐसा बनेगा, रेडियस का ऐसा बनेगा। ओके n स्क्वायर है ना प्रोपोर्शनल टू, हाँ n स्क्वायर बाय z। हाँ ठीक है, तो ये गैप इंक्रीज होते जाएगा सिग्निफिकेंटली। ओके और एनर्जी गैप कम होते जा रहा है, ठीक है। और फिर ऐसे अगर हम बात करें कि इलेक्ट्रॉन जब जंप करता है, इलेक्ट्रॉन जब यहां से नीचे आया है ना, यहां से नीचे आया या यहां से डायरेक्टली नीचे आया, ठीक, तो यहां से फ्रीक्वेंसी कितनी निकलेगी, f1 f2, यहां से फ्रीक्वेंसी निकली f, तो f विल बी इक्वल टू f1 प्लस f2, राइट। यस ये फ्रीक्वेंसी कौन सी होगी तुम्हारी, k बीटा, दिस इज k अल्फा, दिस इज l अल्फा। ओके और तुम्हारा एमिशन स्पेक्ट्रम में क्या बनती है, लाइमन बार्मर ऑस्टिन सीरीज बनती हैं। तो लाइमन सीरीज क्या होती है, k अल्फा k बीटा k गामा, है ना। तो लाइमन सीरीज की तुम्हारे जैसे हम लिखें, लैम्डा क्या आ जाएगा, एनर्जी डिफरेंस कितना हो तुम्हारा, E n माइनस E1 will be what, 13.6 माइनस 13.6 z square 1 minus 1 by n 1 square, by n square। है ना, nth ऑर्बिट की एनर्जी ज्यादा होगी, करेक्ट। और इसमें जब हम लैम्डा के टर्म्स में लिखते हैं तो लैम्डा क्या बनता है, 1 by लैम्डा इज, यहाँ पे हमारा आ जाता है रेडबर्ग कांस्टेंट, है ना, rz z square स्क्वायर into y। 1 minus 1 by n स्क्वायर बन जाता है। तो रेडबर्ग कांस्टेंट बेसिकली क्या हो गया, ये डिवाइडेड बाय hc, ठीक है, रेडबर्ग कांस्टेंट इज दिस वैल्यू डिवाइडेड बाय h into c। ओके तो इसको अगर हम ये बनाए ऐसे वेवलेंथ बनाते जाएं, तो में जो स्पेक्ट्रल लाइंस निकलती हैं, तो सबसे पहले तुम्हारा के अल्फा की जो स्पेक्ट्रल लाइन होगी वो सपोज करो ये है, ये क्या है तुम्हारी के अल्फा, देन के बीटा, सॉरी उल्टा जा रहा हूं मैं, हाँ नहीं सीधा जा रहा हूं, देन के गामा, और देन ये और पास में आते जाएंगे, ठीक है। लैम्डा इस तरफ इंक्रीज हो रहा है, तो सबसे ज्यादा वेवलेंथ किसकी होती है, के अल्फा की, यानी कि सेकंड ऑर्बिट से फर्स्ट ऑर्बिट, ठीक है। फिर किसकी आएगी, के बीटा, फिर के गामा, वेवलेंथ कम होती जाएगी इस डायरेक्शन में, लेकिन यहाँ पे जो गैप है वो इससे ज्यादा होगा, वो इससे ज्यादा होगा, करेक्ट, क्लियर है ये, हाँ ठीक है। अब ऐसे अगर मैं लाइमन और बामर को कंपेयर करूं, तो बामर में क्या आ जाता है, यहाँ पे इसकी जगह आ जाता है क्या, 1/4 आ जाता है, राइट, 1/4 यहाँ पे आ जाएगा। ओके और अगर मैं लाइमन और बामर को कंपेयर करूं तो बामर क्या होगा, बामर विल स्टार्ट समवेयर ओवर हियर, नहीं सॉरी, बामर विल स्टार्ट समवेयर ओवर हियर, ठीक है। तो इसको बामर को यहाँ पे बना सकते हैं, लैम्डा इज इंक्रीजिंग इन दिस डायरेक्शन, और जो हमारी बामर सीरीज होगी एल अल्फा, ये एल बीटा और ये एल गामा इस तरह से जाएगा, ठीक है। और विजिबल लाइट किसके लिए आती है, मैं भूल गया हूँ, तुम लोगों को याद है क्या, विजिबल लाइट किसमें मिलती है, बाल्मर। बामर हाँ में शायद मिलती है, बाल्मर। Yes, Obama.
और बामर में उसके एल अल्फा से मिलती है या किसी बीच के सेक्शन में मिलती है? वो याद नहीं सर। Not the first one. Not the first one. अच्छा, so first one is you could say in infrared. Yeah, I think so. Okay. This is for hydrogen, like, okay. So visible range of hydrogen spectrum lies in the Balmer series. Four lines of the Balmer series are in the visible range. Okay, so first four, ये याद रख लो, एल अल्फा, एल बीटा, एल गामा, और क्या लगाएंगे आखिरी में, फोर्थ वाला। ठीक है, दे लाई इन विजिबल। ठीक है, ओके। देन L5 और L6 जो है, ये इन्होंने क्या बोला है कि ऑल्दो द लाइन अल्ट्रा वायलेट बट विजिबल टू नेकेड आई। मतलब कुछ कुछ लोग इसको देख सकते हैं, ऐसा है। कुछ कुछ लोग मतलब अल्ट्रा वायलेट में चले जाते So हैं। how? Oh, acha, different resolution or something. Some people can see these two rays as well. Okay, although they are below, these two are below 400 nanometer. 400 nanometer is a wavelength for violet color, right? So these two are below 400, but still people can see this. Okay. Yeah. Correct. So four lines from Balmer series can be visible. Okay. और ये रिलेशन याद रखना कि ऐसे कम होते जाता है गैप। ठीक। Okay. Then so this is your hydrogen spectrum is over. Okay. अब इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन जो बन के आता है, या थर्ड तुम्हारे साथ डिस्कस भी किया था कुछ दिन पहले। अच्छा, ये तुम्हारे साथ नहीं किया था शायद, किया था ना थर्ड, वो मैट्रिक्स वाला क्वेश्चन था शायद। सर कौन सा? मैट्रिक्स वाला याद नहीं। न्यूट्रॉन अच्छा, कोलाइड्स हाँ विद हाँ हाँ, हाइड्रोजन। ओके ओके ओके, समीर के साथ किया था शायद, मैं और समीर हाँ, थे वो। right. हाँ, ठीक है। तो सिंपल इसमें क्वेश्चन एक दूसरी कैटेगरी क्या बनती है कि यहाँ पे एक न्यूट्रॉन है, जैसे ये आ रहा है u स्पीड से। हियर वी हैव अ हाइड्रोजन एटम। ओके, हाइड्रोजन न्यूट्रॉन हैव ऑलमोस्ट सेम मास, assumed to be having equal masses. Okay, electron in ground state. Okay, so what are the values of E is equal to mu square by 2 for which the collision will be elastic? Actually, I should write collision will be perfectly elastic, maybe perfectly inelastic, maybe partially elastic. Neutron and hydrogen will have same mass. So I didn't get the question exactly. See, when the neutron collides with the hydrogen, collision Hmm. will happen, right? If Hmm. it's an elastic collision, then the kinetic energy of the two particles will remain conserved, total kinetic energy. Yeah. The energy is not going anywhere. Okay. Hmm. But if
it is not perfectly Oh, elastic. that I got it. So the energy There are will be cases absorbed. where the entire energy is converted, like the first transition, which is from one Right, to right, two. right. If Huh. that is not done, then no this thing can happen. It will be perfectly elastic. Right, right, right. So what should be the values of E for that? So 13.6 divided by 4 into 3 by 4. So 10.2, I think. Yeah, less than 10.2, equal to 10.2, or perfect values of those transitions. N के टर्म्स में लिख सकते हैं. हाँ But are you sure those are the values of E? हाँ मतलब टोटल एन अगर एब्जॉर्ब हुई तो नहीं, कंप्लीट नहीं, it एब्जॉर्प्शन has भी to तो be हो नहीं a सकता, lot more. राइट? ओके, इट हैज टू बी मोर, कंप्लीट एब्जॉर्प्शन भी नहीं हो सकता. So final there'll be traveling with velocity u by 2 because it's perfectly inelastic. So the change in energy will be equal to a perfect multiple of that one. Right, Uh, correct. hmm. So maximum energy released after collision is what? E by 2. 1 by 4 m. Yeah, 1 by 4 m square. Okay. If it's perfectly inelastic collision, then only maximum kinetic energy will be released, or it will be converted into energy for the electron. Okay. So since they will move together, the velocity will be u by 2 when they move together. So half into 2m into u square by 4. Yeah. Okay, so that will be E by 2. So after perfectly inelastic collision, their kinetic energy is still E by 2. So the energy available for the electron is E by E 2 by maximum. 2. So E by 2 should be equal to a So perfect for multiple, 1, that one of those. yes. Electron cannot absorb energy if electron can't absorb if E by 2 is less than 10.2 10.2. electron So then volt. that would This be is the energy perfectly required for elastic. jumping from first orbit to second orbit. Hmm. Right. Electron needs minimum of this energy for jumping. Okay. Second case will be maybe perfectly inelastic. Then that means E by 2 is equal to how much? 13.6. 1 minus 1 by n square. 1 minus 1 by n square electron volt. Okay. So then electron can absorb complete energy and have a perfect transition. Okay. And the third one is E by 2 greater than 13.6. E by 2 greater than, no, E by 2 greater than 10.2. No, But that can even be this one, not a multiple. That one, yeah. Acha. Oh, हाँ. see, suppose you give the if E by 2 is equal to, let's say, 11 electron volt, correct? Then the electron will absorb 10.2. 10.2, 0.8 Okay. left. Yeah. Okay. Clear? Yes, sir. ठीक है. तो ये बोर्ड मॉडल से रिलेटेड और डी ब्रोगली वगैरह से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन बन रहे वो करवा दिए मैंने. ठीक है. अब इसके अलावा क्या बचता है तुम्हारा? फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट बचता है, एक्सरे बचता है, एंड देन वी हैव वन मोर थिंग, रेडियो एक्टिविटी. करेक्ट. तो अब अगली क्लास में डिस्कस करते हैं. आज यहीं पे खत्म करते हैं. मास इफेक्ट वगैरह. हाँ, वो रेडियो एक्टिव लेकर न्यूक्लियर रिएक्शंस में आ जाएगा. अच्छा ठीक है. अभी खत्म करें यहाँ पे. ओके. हाँ सर. Okay. So when will the next class be? I'll tell you. Okay. I'll schedule it and I'll tell you. Fine. So please message, okay? Because like I don't हाँ. check Yeah, this. actually I forgot to message you on WhatsApp yesterday. I'll do it next time. Okay. Okay, sir. Thank you. Yeah. Okay. Bye.